दोस्तों मिंट का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट यहां मैंने आपके सामने लगा दिया। यह आर्टिकल कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामने 7 बड़ी बड़ी अपील्स की है और इसके आगे लिखा हुआ है द बबल इज अबाउट टू बस्ट, यानी देश में कुछ तो बड़ा होने वाला है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या अपील की है? एक अपील किया पेट्रोल के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, फॉरेन ट्रिप्स के ऊपर, फर्टिलाइजर्स के ऊपर, वर्क फ्रॉम होम के ऊपर, मेक इन इंडिया और फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर। ये टोटल 7 बड़ी बड़ी अपील की है। एग्जैक्टली बताऊंगा कि ऐसा क्या देश में बड़ा होने वाला है, इंडिया के लिए चिंता की बात क्यों है, क्यों प्रधानमंत्री बार बार ये बोल रहे हैं कि देश के लिए बहुत बड़े संकट की घड़ी है। सारी चीजें इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक चीज आप समझो। देखो, कोई भी देश होता है ना, उस देश के पास एक विदेशी मुद्रा भंडार होता है। जैसे भारत के पास आज की डेट में 680 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी विदेशी मुद्रा है। चाइना के पास हमारे से 5 गुना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। चाइना के पास 3.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 से 20 बिलियन यूएस डॉलर का ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। इसलिए हम बार बार ये डिस्कस करते हैं ना कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम है, उसकी अर्थव्यवस्था कभी भी डूब सकती है। एग्जैक्टली ये विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है? जैसे हमारे देश के पास 680 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, यानी इतनी अमाउंट की विदेशी मुद्रा हमारे पास पड़ी है। ये यूएस डॉलर भी हो सकता है, ये यूरोज भी हो सकते हैं, ये जापानीज येन भी हो सकते हैं, चाइनीज युआन भी हो सकते हैं। यानी विदेशी दूसरे देशों की जो मुद्रा, दूसरे देशों की जो करेंसी हम अपने देश में एज अ रिजर्व रखते हैं, उसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोला जाता है। किस काम आती है ये? मान लो एक उदाहरण के तौर पे समझो कि इंडिया, ठीक है जी, इंडिया मान लो सऊदी अरब से, ठीक है जी, सऊदी अरब से ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हैं। हमने सऊदी अरब को ऑर्डर दिया कि हमारे को इतना इतना बैरल ऑफ जो तेल है वो चाहिए। सऊदी अरब कहेगा ठीक है, आपका सामान पहुंच जाएगा। क्या भारत सऊदी अरब को भारतीय रुपया दे सकता है? नहीं दे सकता। सऊदी अरब कहेगा कि मेरे को भारतीय रुपया नहीं चाहिए आपसे, मेरे को यूएस डॉलर चाहिए। यूएस डॉलर है तो दो, मैं तेल भेज दूंगा। यूएस डॉलर नहीं है तो मैं तेल नहीं दे सकता। सिंपल सी चीज है। फिर हम क्या करते हैं? हम कहेंगे हमारे पास 680 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा पड़ी है, जिसमें ज्यादातर पैसा हम यूएस डॉलर को ही रिजर्व करके रखते हैं। तो हम कहेंगे कि ठीक है, हमारे पास डॉलर है पड़ा, यानी हम अपनी विदेशी मुद्रा में से कुछ डॉलर उठाएंगे, वो सऊदी अरब को देंगे और बदले में हम ऑयल जो है वो इंपोर्ट कर लेंगे। अब मान लो एक एग्जाम्पल लो, मान लो भगवान ना करे ऐसा, लेकिन एक सिर्फ एग्जाम्पल को समझने के लिए मान लो कभी इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 0 हो जाए, फिर क्या होगा? फिर हमारे पास बिल्कुल भी विदेशी मुद्रा नहीं है। एक एग्जाम्पल लेके चलो, तो उससे हम ना तो ऑयल इंपोर्ट कर पाएंगे, ना ही कोयला इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर कोल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हमारे थर्मल पावर प्लांट्स रुक जाएंगे। बहुत सारी ऐसी जरूरी मेडिसिन होती हैं जो सिर्फ विदेशों से ही हम इंपोर्ट करते हैं, उनको इंपोर्ट करने के लिए भी डॉलर चाहिए होता है, वो हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। यानी एक ऐसी सिचुएशन समझ लो जो आज से कुछ टाइम पहले श्रीलंका में, याद है, श्रीलंका में एकदम से उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 0 हो गया था। फिर भारत ने क्रेडिट लाइन इशू करी थी कि ठीक है आप अपना देश चलाओ। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 0 हो जाता है तो हम कुछ भी सामान इंपोर्ट नहीं कर पाते। समझ गए? मारामारी हो जाती है बिल्कुल देश के अंदर। तो इसीलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत जरूरी है। एक सवाल आता है, अगर मैं देशभक्त हूं तो मैं देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ा सकता हूं? तो अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना चाहते हो तो पहली चीज तो बार बार ये चीज मत करो कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छी नौकरी कर लूं। नहीं, अप्रोच चेंज करो। ठीक है, आप ये बोलो कि मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन जाऊं, मैं कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाऊं, उस प्रोडक्ट को मैं देश में तो बेचूं ही बेचूं, देश के बाहर भी बेचूं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी सामान को एक्सपोर्ट करते हो, भारत में कोई सामान बनाया, उसको उठा के आपने मान लो यूरोप में एक्सपोर्ट कर दिया, तो सामान तो यूरोप में गया, लेकिन यूरोप में जिसने भी वो सामान खरीदा, बदले में आपको तो वो डॉलर में पेमेंट करेगा। तो आप देश में क्या लेके आए? डॉलर लेके आए। अब देश में जितनी भी आईटी कंपनीज हैं, जितने भी ये बीपीओ वगैरह खुले हुए हैं, ये क्या करते हैं? सर्विस देते हैं फॉरेन क्लाइंट्स को, यूरोप में बैठे इंसान को, अफ्रीका में बैठे इंसान को, यूएसए में बैठे इंसान को। ये सिर्फ सर्विस देते हैं, बदले में वो इनको डॉलर में पेमेंट करते हैं। तो हमारे देश के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं वो, डॉलर हमारे देश में
आता है उस वजह से, समझ गए। तो जितने भी एक्सपोर्टर हैं वो हमारे लिए भगवान है। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर चाहे सर्विस एक्सपोर्ट करे चाहे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करे, देश में तो वो फॉरेन करेंसी लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मान लो जो फॉरेन टूरिस्ट, विदेशी गोरे अंग्रेज जो हमारे देश में घूमने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं? अपने साथ डॉलर लेके आते हैं। भारत में डॉलर लेके आएंगे, यहां बैंकों में डॉलर देंगे और बदले में भारतीय रुपया ले लेंगे। भारतीय रुपया भी यहां खर्च करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है, साथ में हमारे पास डॉलर भी आता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हमारे देश में डॉलर बढ़ता है। डॉलर घटता कब है? जब आप बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट करते हो, ठीक है। मान लो कपड़े हैं, एक सिंपल कपड़े हैं, एक ब्रांडेड कपड़े हैं। आप ब्रांडेड कपड़े डाल रहे हो, जूते नाइकी के डाल रहे हो, ठीक है। शूज आप इंडियन शूज भी डाल सकते हो। तो जब आप फॉरेन ब्रांड्स को बहुत ज्यादा यूज करते हो, उस केस में आप क्या प्रमोट करते हो कि आप अपने देश का जो पैसा है, वो जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो देश से बाहर भेज रहे हो, ठीक है। या फिर जब आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार इंडिया में कोई खास घूमने की जगह नहीं है, मुझे मजा नहीं आता, मैं तो बाहर कहीं यूरोप में घूम के आऊंगा। तो जब आप यूरोप में घूम के आने की जिद करते हो, तब क्या करते हो? आपके पास इंडियन रुपीज है, इंडियन रुपीज को आप चेंज करवाते हो डॉलर के अंदर, ठीक है। और देश का जो ये डॉलर है, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, उसमें से कुछ डॉलर ले जाकर के यूरोप में जाके उड़ा जाते हो। यानी देश में जितनी हमारे पास विदेशी मुद्रा है, उसको ले जाकर के बाहर जो है खर्च कर देते हो। तो ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जहां से आप देश विरोधी काम करते हो, समझ गए बात को। यानी अब बात ऐसी है, देखो बात पॉइंट ये है, अब प्रधानमंत्री मोदी ने जो 7 बातें करी हैं, उन्होंने ये बोला है कि आगे पीछे जहां मर्जी घूमो, वो आपकी चॉइस है, लेकिन जब संकट का माहौल बनता है, ठीक है, उस पॉइंट पे आपको 7 चीजों को ध्यान देना। अब एक चीज और बता दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको समझाऊं कि एग्जैक्टली कहने का मतलब क्या था। I mean, आप उस चीज से रिलेट मत करना कि मैं गवर्नमेंट के फेवर में बोल रहा हूं, नहीं, वो आपकी कंप्लीट चॉइस है। आपको अच्छा लगता है आप जिसको मर्जी वोट दो। मैं आपको यहां कन्विंस नहीं कर रहा कि उन्होंने सही बोला या गलत बोला। उन्होंने क्या बोला, एजुकेशन पर्पज से हम उस चीज को समझ रहे हैं, बस सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब पहली चीज समझो, अब ये बेसिकली स्पीच चल रही थी हैदराबाद के अंदर, तो वहां पे उनका जो पहला पॉइंट ये था, उनका ये पॉइंट था कि आप वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करो, जैसा कोविड के टाइम पे हम करते थे। क्यों? क्योंकि जब आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो डेली आपका आना जाना कम होएगा, आपका पेट्रोल कंजम्पशन कम होगा। बोले अगर कहीं पे मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो कार पूलिंग कर लो या मेट्रो को यूज करो, यानी पेट्रोल डीजल की खपत कम से कम हो। क्यों? क्योंकि एक चीज समझो, पहले इस लड़ाई से पहले, ईरान और यूएस की लड़ाई से पहले, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम कितना था? $70 पर बैरल। आज बढ़ के हो गया $126 पर बैरल, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस। अब एक चीज समझो, भारत के लिए डबल मार क्यों है? क्योंकि पहले मान लो एक एग्जांपल लो, मान लो हमें सिर्फ 1000 बैरल ऑफ ऑयल इंपोर्ट करना होता था, तो पहले उसके लिए मैं सिर्फ $70,000 दे देता था। आज उसी को इंपोर्ट करने के लिए मुझे $1,26,000 खर्च करने पड़ेंगे, यानी उतना ही तेल देश में आ रहा है, लेकिन मेरे को अपने खजाने में से ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, समझ गए। तो इसीलिए प्रधानमंत्री की अपील थी कि देश में कम से कम आप ट्रैवल करो, हो सके वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करो, और इधर उधर कम से कम आप ट्रैवल करोगे तो हमारी विदेशी मुद्रा बची रहेगी। दूसरी मार यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में तो कच्चे तेल के दाम बढ़ गए, लेकिन भारत सरकार ने क्या कच्चे तेल के दाम देश की जनता के लिए बढ़ाए? नहीं बढ़ाए। तो उससे डबल मार क्यों पड़ रही है? देखो, या तो जनता के लिए बढ़ा दो तो सरकारी खजाना बचा रहेगा। अब आप जनता के लिए भी तेल के दाम नहीं बढ़ा रहे, उससे होगा क्या? सरकार सारा बोझ अपने सर पे लेके चल रही है। क्या सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा है? नहीं। क्या सरकार के पास एडिशनल इनकम टैक्स आ रहा है? नहीं। क्या सरकार के पास एडिशनल जीएसटी कलेक्शन आ रहा है? नहीं। कमाई उतनी है लेकिन खर्चा बढ़ गया। एक तरफ तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। दूसरी तरफ सरकार का खर्चा बढ़ गया, यानी सरकार का फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ गया, कि खर्चा ज्यादा हो गया, कमाई उतनी ही है, तो डबल मार हो गई। एक तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार
कम होने लगा है, दूसरी तरफ हमारा खर्चा भी ज्यादा हो चुका है। आमदनी 98, खर्चा 1 रुपया, तो डबल मार भारत सरकार के ऊपर पड़ रही है। इसीलिए भारत सरकार मजबूर है इस टाइम पे ये बोलने के लिए, देखो अगर तो मान लो प्राइसेस बढ़ाए, जैसे पाकिस्तान में 54% तेल के दाम बढ़ा दिए, म्यांमार में 100% बढ़ा दिए, चाइना में 28% बढ़ा दिए, या तो आप प्राइसेस बढ़ाओ, अगर नहीं बढ़ा रहे तो फिर यही सॉल्यूशन है कि जनता को कन्विंस करो। बट ये कन्विंस करना देखो अब ये चीज हमें टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी को साइड में रखते हुए अपनी कंट्री के लिए खुद भी सोचनी चाहिए कि हम कम से कम पेट्रोल वगैरह की खपत करें। दूसरा, इन्होंने बोला है कि गोल्ड परचेज अगले 1 साल तक काटा मार दो, कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी इवेंट हो, आप गोल्ड परचेज नहीं करोगे। रीजन क्या है? देखो गोल्ड क्या है, मैं आज से पहले ना, मैं ये तो चलो इन प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, आज से पहले मैंने काफी वीडियोस बनाता था, उस टाइम मैं यही चीज, आप उठा के देख लेना, मैं यही चीज बोलता था। लेकिन मैं बोलता था कि बहुत पहले मैंने एक बार प्रणब मुखर्जी का बयान सुना था, उन्होंने यही बोला था, अगर आप देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो कम से कम गोल्ड खरीदो। रीजन क्या है? गोल्ड कोई हमारे देश में नहीं निकलता, 90% गोल्ड भारत में इंपोर्ट किया जाता है। समझ के बात को? बाकी जो 10% गोल्ड है वो वही है कि आप पुराना गोल्ड बेचते हो, उसको मेल्ट करते हैं, फिर नया गोल्ड बन जाता है। बट 90% गोल्ड भारत में इंपोर्ट किया जाता है। अगेन, इंपोर्ट करने के लिए आपको अपनी जेब में से, अपने रिजर्व में से जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो निकालना पड़ता है, बाहर देना पड़ता है बाहर के देश को, फिर गोल्ड हमारे देश में आता है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी हमारा मोस्टली कहां खर्च हो रहा है? ऑयल इंपोर्ट करने में। देखो एनर्जी जो नीड है वो तो अटमोस्ट प्रायोरिटी है ना, बिना ऑयल के तो हमारा सर्वाइवल है नहीं, लेकिन बिना गोल्ड के सर्वाइवल तो हो सकता है ना। तो वही चीज है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप स्टॉक मार्केट में कर लो, आप रियल एस्टेट में कर लो, आप किसी गवर्नमेंट स्कीम में कर लो, हजारों ऑप्शन है। सिर्फ गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट मत करो, फिजिकल गोल्ड तो कतई मत खरीदो। समझ गए? अगर आप सच में देश के लिए कुछ करना चाहते हो। और एक बात बोलूं, ये क्राइसिस खत्म भी हो जाए ना, तब भी अगर आप ये ठान लो ना मैं गोल्ड नहीं खरीदूंगा, क्या हो जाएगा? आपके पास पैसा है, ठीक है। पहली बात तो जब हम गोल्ड खरीदते हैं वो एक डेड इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी के लिए डेड इन्वेस्टमेंट है, जाके तिजोरी में पड़ा रहता है। क्या वो सर्कुलेट होता है? पैसा नहीं होता। यही पैसा रियल एस्टेट में डालो, आपके हाथ में, फिर किसी और के हाथ में, फिर किसी और के हाथ में, पैसा भी सर्कुलेट होता है, आपके देश की अर्थव्यवस्था ही बनती है। अगर आप गोल्ड खरीदते हो, पहली मार मारते हो अपने देश को कि इंपोर्ट कर रहे हो, दूसरी मार मारते हो गोल्ड खरीद के अलमारी में रख देते हो, उसका चक्का भी घूमना ना एक तरह से बंद कर देते हो, अर्थव्यवस्था भी रोक देते हो उस अमाउंट ऑफ मनी की। समझ गए? तो डबल मार है। अगर ये हालात ठीक भी हो जाए, जंग रुक भी जाए, तब भी आप समझो गोल्ड कम से कम ही खरीदो, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने बोला है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर के ऊपर यह बोला गया बेसिकली कि जो फर्टिलाइजर का एक बैग है इंटरनेशनल मार्केट में वो लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से 3,000 रुपए का है। बोले भारत में ये बैग पड़ता है 300 रुपए का। अब मुझे एग्जैक्टली मैं फार्मिंग बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मुझे पता नहीं इसकी सच्चाई क्या है। अगेन ये चीज बोली गई है कि ये जो फर्टिलाइजर और केमिकल है ये भी मेजरली हम सारा इंपोर्ट करते हैं। तो फार्मर से रिक्वेस्ट की गई है कि आप नेचुरल एग्रीकल्चर की तरफ दोबारा जाओ, आप फर्टिलाइजर्स वगैरह को छोड़ के दोबारा से जो नेचुरल फार्मिंग है उसकी तरफ जाओ। इससे होगा क्या, जब हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर और ये केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारा जो खेत है, ठीक है, जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, उसकी जो सोइल है वो फर्टिलिटी को भी खराब करते हैं। तो अगेन अगर आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाओगे तो हमारे खेत भी बहुत मजबूत हो जाएंगे। दूसरी चीज, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी बचेगा। एक चीज और बोली है कि अगले 1 साल तक कोई भी फॉरेन वेकेशन आप मत करो, कहीं पे भी किसी भी देश में आप घूमने के लिए मत जाओ। क्यों? क्योंकि जब आप घूमने जाओगे, लाइक सपोज करो कोई अब कहता है मेरे को इंडोनेशिया घूमने जाना है, लेट अस सपोज बाली एक फेमस जगह है, कोई कहता है मेरे को बाली घूमने के लिए जाना है, वो क्या करेगा, भारतीय रुपया उसके पास है, मान लो 1 लाख रुपया लेके जाएगा किसी बैंक के पास, 1 लाख के बदले वो दिखाएगा कि मैं घूमने जा रहा हूं, मेरी टिकट्स वगैरह बुकड हैं। 1 लाख के बदले वो कहेगा कि मेरे को इसी अमाउंट के बदले यूएस डॉलर्स दे दो, तो वो यूएस डॉलर ले लेगा। अब बैंकों के पास कहां से आया, जो हमारा खजाना है देश का, वहीं से बैंक लेके आते हैं। वो ये लेके जाएगा बाहर बाली में जाएगा, वहां ऐश करके इस पैसे को उड़ाएगा। बाली वालों के लिए, इंडोनेशिया के लिए तो अच्छा है कि आप वहां पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले आए, लेकिन हमारे लिए तो नुकसान है कि आप हमारे देश की विदेशी मुद्रा उठा करके बाहर लेके चले गए। तो कम से कम फॉरेन ट्रिप्स करो। यही चीज बोली है प्राइम मिनिस्टर ने कि देश में अलग अलग जगह घूमो, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करो, सिक्किम घूमो, मेघालय घूमो, ठीक है, नॉर्थ में घूमो, कश्मीर घूमो, हिमाचल घूमो, बहुत सारी जगह है। तो आप फॉरेन ट्रिप्स कम से कम करो। एक चीज और एडिशनल अगर आप कर सकते हो, अगर आपका कोई एनआरआई दोस्त है या मान लो कोई बाहर लाइक फॉरेनर ही कोई दोस्त है, उसको ये
करो कन्विंस कि वो भारत में आके घूमे। भारत में आके देखो कितनी अच्छी अच्छी जगहें हैं। अगर आप ये कन्विंस कर सकते हो तो और ज़्यादा देश हित के लिए आप काम कर रहे हो, राइट। और इसके अलावा ये चीज़ बोला है कि जितने भी फॉरेन ब्रांड्स हैं, लाइक फॉरेन गाड़ियां हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को गाड़ी खरीदनी थी तो मैं महिंद्रा की गाड़ी खरीद के आया, ठीक है। मेरे पास 2-3 ऑप्शन थे बट मैंने महिंद्रा XUV 700 ली, क्योंकि मुझे ये था कि यार एटलीस्ट गाड़ी भी बहुत अच्छी है और ठीक है यार महिंद्रा की गाड़ी लेंगे, इंडियन गाड़ी लेंगे। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन हैं, लोग जाकर के हुंडई की गाड़ी ले आते हैं, किसी भी कंपनी की गाड़ी ले आते हैं, बट मेरे को ये था कि टाटा या महिंद्रा की ही गाड़ी लेंगे। तो अगेन थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ आपको हो सके ना वो चीज़ें आप ट्राई करो। एक चीज़ ये बोली है, स्पेशली ये बोला था कि सिर्फ दिवाली पे मिट्टी के दिए खरीदना ही देश हित नहीं होता, ठीक है। आपके घर में मतलब जो भी आप डाल रहे हो, घड़ियों से लेके, कपड़ों से लेके, जूतों से लेके, टूथपेस्ट से लेके, हर चीज़ आप एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के देखो क्या क्या चीज़ें फॉरेन विदेशी चीज़ें हैं, आप उनको कैसे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम निकाल के अगर आप चेक करोगे तो ये कंप्लीटली देश हित का काम है। थोड़ा सा बस आपको टाइम निकालना है, आप देखो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका अल्टरनेट है, समझ गए। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो भारत में नहीं अच्छी बनती होंगी, राइट, समझ रहे हो बात को। और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें वो तो चलो ठीक है हमें इंपोर्ट करनी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यार, मतलब टूथपेस्ट से लेकर के, ब्रश से लेकर के, ये तो हम कितनी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो एक बार के लिए हमें रिप्लेस करना चाहिए मिलके, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी करना है, अगर ये जंग रुक भी जाती है तो भी हमारा फर्ज बनता है ये सब करने के लिए। खैर ये पूरा एक एनालिसिस था, एग्जैक्टली क्या ये वो था, लाइक मतलब समझ गए जो भी सारी चीज़ें थी। एजुकेशन वाइज हमने देखा कि ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।